क्या इसे मेरे पास इंग्लिश में है, ठीक है, हम हिंदी में बोल देंगे बाद में। कहता है कि आ क्लोजली वाउंड सोलेनोइड, मतलब ऐसे समझो हिंदी में कि एक सोलेनोइड हमारे पास में है, ठीक है, और वो 80 सेंटीमीटर लंबा है। सोलेनोइड है स्प्रिंग के तरह, ठीक है, और वो 80 सेंटीमीटर लंबा है, और 5 लेयर है उसमें, और सब लेयर में 400 टर्न है। तो टोटल टर्न कितना हुआ, यानी 5 टर्न हो गया, सॉरी 5 लेयर हो गया, और 400 टर्न का है एक लेयर। तो 4 गुना 5, 400 गुना 5 करेंगे तो टोटल टर्न्स आ जाएगा। हम लिखते जाते, देखिए लेंथ दिया हुआ है सोलेनोइड की लंबाई कितनी है, 80 सेंटीमीटर। अंजलि रो माइक ऑफ करो, तुम्हारे यहाँ से आवाज आ रहा है। ठीक है, तो सोलेनोइड की लेंथ दी गई है 80 सेंटीमीटर, और उसके बाद लेयर दिया गया है 5। लेयर है 5, और एक लेयर का टर्न है, टर्न इन वन लेयर। एक लेयर का टर्न हो गया कितना, 400। एक लेयर का टर्न हो गया 400, और उसके बाद सोलेनोइड का जो डायमीटर है, जो गोल गोल रिंग है, उसका डायमीटर दिया गया है, डायमीटर, इसको व्यास बोलते हैं, ठीक है, ये दिया हुआ है हमको 1.8 सेंटीमीटर। और करंट जो है उस सोलेनोइड में जा रहा है, यानी कि आई दिया गया है हमको 8.0 एम्पियर बोलिए, या इसको आप सीधा 8 एम्पियर बोल दीजिए, ये लिखने का स्टाइल है 8.0, ठीक है, 8.0 बोलिए, 8 बोलिए की बात है। उसके बाद एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड, यानी कि हमको बी का वैल्यू निकालना है कहाँ पर, एट दी सेंटर, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि देखिए हर चीज इस क्वेश्चन में देले है, कुछ कुछ खोजने का जरूरी नहीं है। लंबाई दी गई है सोलेनोइड की, सोलेनोइड ऐसे होते, देख लीजिए इसका पिक्चर ऐसे स्प्रिंग की तरह का होता है, ठीक है, ये सोलेनोइड है, इसकी लंबाई दी गई है 80 सेंटीमीटर, और ऐसे ऐसे 5 लेयर है टोटल, ठीक है, 5 लेयर है, यानी कि देखिए 5 लेयर का टोटल लंबाई दी गई है कितना, 80 सेंटीमीटर। टोटल लंबाई 80 सेंटीमीटर है। तो टर्न के लिए जो है ना, किसका कैमरा ऑन हो गया, तो टोटल लंबाई जो है ना सोलेनोइड का, टोटल लेंथ है 80 सेंटीमीटर, और लेयर है 5, और टर्न जो है ना एक लेयर में 400 है, तो टोटल टर्न इससे निकल जाएगा, यानी एन का वैल्यू पता चल जाएगा। एन हो जाएगा टोटल टर्न, तो हो जाएगा 400 गुना 5, 400 गुना 5 बराबर हो गया कितना, 5 के 20, यानी कि 2000, ठीक है, ये टोटल टर्न्स हो गया, तार का फेरा हो गया, ठीक है। देख लीजिए लंबाई 80 सेंटीमीटर, लेयर है 5 तो एक लेयर में 400 टर्न है, तो टोटल टर्न 400 गुना 5 कर दिए तो बराबर हो गया 2000 टर्न, ठीक है, इसको सीधा लिख लेते हैं 2000 टर्न, ठीक है, 2000 टर्न। और डायमीटर दिया गया, ये जो गोल गोल रिंग होता है, ये रिंग का जो है डायमीटर है, इसका डायमीटर, ये जो रिंग होता है, रिंग का डायमीटर दिया गया, यानी कि ये इसकी टोटल लंबाई। डायमीटर दो गो त्रिज्या से मिलकर के बनता है, ठीक है, दो त्रिज्या मिला तो एक डायमीटर हुआ, वृत्त वाला में पढ़ा जाता है। और करंट जा रहा है कितना, 8 एम्पियर का। मैग्नेटिक फील्ड निकालना, देखो हम लोग पढ़े थे कि किसी सोलेनोइड के कारण उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो B इज इक्वल टू, हम लोग एक फॉर्मूला निकाले थे, वो होता है म्यू नोट एन आई, बी बराबर होता है म्यू नोट एन आई बटा एल, ठीक है, ये सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे निकाले थे, ठीक है, हम लोग पढ़े थे वो थ्योरी में कि कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड एट द सेंटर, एट द सेंटर, यानी कि एट द सेंटर, सेंटर माने सोलेनोइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था, बी बराबर म्यू नोट एन आई बटा सोलेनोइड की लंबाई, यानी कि एल, सॉरी लेंथ हो गया, सोलेनोइड की लंबाई हो गया लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ दे ले हैं, एन का वैल्यू हो गया टोटल इतना, यानी कि 2000 टर्न्स,
और म्यू नोट का वैल्यू निकाल लेंगे। करंट ये है और लंबाई एल का वैल्यू आपको दे ले 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो लंबाई दी गई है ना 80 सेंटीमीटर, तो इसको सबसे पहले मीटर में बदल लेंगे। 80 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 80 गुना 10 पे पावर माइनस 2 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, म्यू नोट का वैल्यू कितना होता है तो निकाल के देख लीजिए। एक दिन और निकाले थे, आज फिर निकाल लेते हैं म्यू नोट का। म्यू नोट बाई 4 पाई इज इक्वल टू होता है 10 पे पावर माइनस 7। तो म्यू नोट इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 10 पे यानी कि 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7। ठीक है, ये म्यू नोट का वैल्यू हो गया -7। ठीक है, म्यू नोट का वैल्यू। तो म्यू नोट की जगह कितना रख देना है, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7। एन का वैल्यू हो गया कितना, टर्न हो गया टोटल 2000। आई हो गया 8 एम्पियर। नीचे हो गया एल का वैल्यू हो गया कितना, 80 गुना 10 पे पावर माइनस 2। 80 गुना 10 पे पावर माइनस 2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, इस 8 से ये 10 8 80 कट गया। ठीक है, और इस 10 से ये 2 बार में कटा, 10 दूनी 20। ठीक है, और तो कुछ कटेगा नहीं। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो 4 पाई और इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 इंटू ये 10 पे पावर माइनस 2 ऊपर करेंगे तो 10 पे पावर प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर चलेगा तो 10 पे पावर प्लस 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे बचा 200। इसको लिख सकते हैं 2 गुना 10 पे पावर 2, मतलब हो गया 10 पे पावर 2 का मान हुआ 100। 100 को 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे 200 जो बचेगा तो वो हो गया 200। यानी इतना ठो का वैल्यू हो जाएगा 200। 2 गुना 100 200, और तो कुछ है नहीं। तो b इज इक्वल टू हो गया हमको इतना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो b इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो इसमें आंसर में कैसा दिया है, 4 पाई है कि 4 पाई को हटाना है, नहीं पाई में है आंसर। ये 4 ये 2 हो गया 8 पाई गुना 10 पे पावर माइनस 7। अच्छा, ये 2 और ये 2 तो 10 पे पावर 4 हो जाएगा। 10 पे पावर 4 और 10 पे पावर माइनस 7, तो यहाँ बचेगा 10 पे पावर माइनस में 3। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है टेस्ला। तो यहाँ पे लास्ट में टी लगा दीजिए। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इसको नोट कीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। अरे देखिए, न्यूमेरिकल में होता है क्या, फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है, बस बिठा देना है। तो फॉर्मूला याद रहेगा तो फटाफट बनेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ये देखो, ये फॉर्मूला हुआ। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे बैठाए हैं। ठीक है, एक सोलेनोइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो होता है बी इक्वल टू म्यू नोट एन आई बटा एल। म्यू नोट, म्यू नोट तो कांस्टेंट होता है, एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, आई हो गया उसमें कितना करंट जा रहा है, एल हो गया सोलेनोइड कितना लंबा है। ठीक है, ये तीनों चारों चीज आप रख दीजिए, म्यू नोट एन और आई और एल रख दीजिए, वैल्यू आ जाएगा। 4.8 खत्म हो गया। अब चलते हैं 4.9 की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 4.9। इसमें कहता है क्या, देखो कि एक स्क्वायर ऑफ कोयल, मतलब एक वर्गाकार कुंडली है और इसकी साइड दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो हम एक कुंडली बना लेते हैं जो वर्गाकार है, मतलब जिसकी चारों साइड जो है ना बराबर है 10 सेंटीमीटर का।
ठीक है, वर्गाकार कुंडली है, मतलब तार को जो है ना वर्गाकार मोड़ा गया है। एक तार था जिसको स्क्वायर के रूप में मोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स। अब इस तरह का जो है ना 20 फेरा है तार का, 20 फेरा, तो टोटल टर्न्स कितना हो गया, तो 20 हो गया। तो नंबर ऑफ टर्न्स एन इज इक्वल टू हो गया 20 टर्न्स। ठीक है, 20 टर्न्स है। उसके बाद कहता है कैराइज एक करंट ऑफ 12 एम्पियर, मतलब इस कुंडली में 12 एम्पियर का करंट चल रहा है। इसमें आई का मान दिया गया है, आई दिया हुआ है, मान लीजिए आपको 12 एम्पियर दिया है। ठीक है, मान लीजिए कि इसमें डिले है। ठीक है, इसमें करंट कितना चल रहा है, तो 12 एम्पियर का करंट चल रहा है। उसके बाद आपको इसमें कह रहा है कि द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड the normal to the plane of the coil makes an angle theta with the direction of uniform horizontal magnetic field। कहता है इस कॉइल को, देखिए ये थोड़ा सा घुमा फिरा के बोल रहा है, डायरेक्ट बात ये है कि इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका जो एरिया वेक्टर है वो एंगल बनाया है 30 डिग्री का। ठीक है, तो इसमें एरिया वेक्टर ही ना है। इसमें क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का बात नहीं किया, यानी कि हिंदी में इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ होगा कि विद्युत चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसमें एरिया वेक्टर नहीं लेंगे क्योंकि कॉइल का एरिया होगा, क्योंकि साइड दिया गया है। तो वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो सदिश राशि है। तो इस कॉइल का जो सदिश क्षेत्रफल है, एरिया वेक्टर, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाया है, तो 30 डिग्री का एंगल बनाया है। मतलब ये इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से रखा गया है कि कॉइल का जो क्षेत्रफल है, तो कॉइल का जो क्षेत्रफल है वो सदिश है, और वो क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाया है। यानी कि थीटा का वैल्यू हो गया हमारा, यहाँ पे दिया गया है 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद इसमें कह रहा है कि विद ये हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया गया, यानी कि बी का वैल्यू दिया गया है, 0.80 टेस्ला। ठीक है, तो कहता है कि टॉर्क कितना लगेगा। तो देखिए हम लोग पढ़े थे कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग एक कॉइल को रखे थे। ठीक है, और उस कॉइल पे टॉर्क कितना लगा था, फिर से सुन लीजिए, टॉर्क एंड फोर्स ऑन टॉर्क एंड फोर्स ऑन करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये हम लोग टॉपिक था हम लोगों का जो हम पढ़े थे कि टॉर्क एंड फोर्स ऑन करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट लूप को रखे थे तो उस लूप पे कितना फोर्स लगता था और कितना टॉर्क लगता था। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था डेरिवेशन करके, टाउ इज इक्वल टू निकाले थे हम लोग, कितना टॉर्क लगता है, तो टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, एन आई ए बी साइन थीटा, यही फॉर्मूला हम लोग निकाले थे डेरिवेशन से। ठीक है, हेडिंग दिए थे कि टॉर्क एंड फोर्स ऑन करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हिंदी में बोले थे कि किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर बल और टॉर्क की गणना करें, ऐसा हिंदी में पढ़े थे। और लास्ट में देखे थे कि कॉइल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखे थे, इस तरह के कॉइल को, तो इस कॉइल पे टॉर्क कितना लगा था, एन आई ए बी साइन थीटा। एन क्या है, तो नंबर ऑफ टर्न्स, यानी तार का फेरा, आप कितना फेरा तार लिए हैं। ठीक है, आई क्या है, तो करंट है, इस तार में कितना करंट चल रहा है। ए क्या है, तो एरिया वेक्टर, यानी इसका एरिया। ठीक है, और बी क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड, जिस फील्ड में इसको आप रखे थे वो फील्ड था। थीटा क्या है, तो थीटा ए और बी के बीच का कोण था, ऐसा हम लोग थ्योरेटिकली पढ़े थे। आज इस फॉर्मूला का यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए सब कुछ इसमें दे ले, यहाँ पे बिठा दीजिए। तो टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क इज इक्वल टू एन का वैल्यू हो गया आपको 20, आई का वैल्यू हो गया 12, ए का मान हो गया ए। अच्छा ए इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या दिया था, स्क्वायर वाला कॉइल है ना, वर्ग है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो इसका जब आप एरिया निकालिएगा ना इस कॉइल का, तो एरिया हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी कि 10 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब ये 100 सेंटीमीटर में आया है, तो सेंटीमीटर में हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है ना वो होता है मीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में जब बदलेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 100 गुना 10 पे पावर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको हम लोग मीटर में बदल लेंगे। तो अच्छा ऐसा करते हैं, देखिए, अच्छा ऐसा कर लेते हैं, इसको जो है ना ऐसा कर लेते हैं। देखिए देखिए साइड को जो है ना, साइड जो 10 सेंटीमीटर है ना, उसी 10 सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदल के फिर उसको 2 बार गुना कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 गुना 10 पे पावर -2 एक बार हो गया, फिर गुना 10 गुना 10 पे पावर -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 100 गुना 10 पे पावर -4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है, यानी कि सेंटीमीटर से अब बन गया मीटर, 100 गुना 10 पे पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया के जगह पे ए का वैल्यू रखना है। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, एन का वैल्यू 20, आई का वैल्यू 12 एम्पियर, ए का वैल्यू कितना निकला है, 100 गुना 10 पे पावर -4, 100 गुना 10 पे पावर -4। बी का वैल्यू कितना दिया है, 0.8, 0.8। और साइन थीटा, तो साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना, अब सॉल्व करिए। ये हो जाएगा 100 गुना 20, तो ये हो जाएगा कितना, 12 दूनी 24, 240। देखो 12 दूनी 24, 240 होगा ये, और फिर 100 है तो इस पे 2 जीरो और बिठा दो, और गुना इसका दशमलव हटा लो, ये एक पे एक जीरो आ जाएगा इसके। ठीक है, रहने दो, ये हो गया, तीनों का काम खत्म हो गया। अब बचा कितना, 8, फिर बचा 10 पे पावर -4, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कृपा करके बोलो, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 कितना होता है, 1/2। ठीक है, 8/10 होगा यहाँ, इसके 10 से इसका एगो जीरो कट जाएगा, इसके 2 से इसका 4 बार में कट गया 8। ठीक है, अब बचा कितना, 2400, यानी 24 गुना 100 लिख लेते हैं इसको। ठीक है, गुना 4 गुना 10 पे पावर -4। ठीक है, तो अब 24 गुना 4, तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, 24 चौके 96, गुना इसको लिखेंगे 10 पे पावर 2, और गुना 10 पे पावर -4, ये हो जाएगा 96 गुना 10 पे पावर -4, 10 पे पावर +2, तो बचेगा 10 पे पावर -2। ठीक है, आंसर क्या दिया है, आंसर देख लीजिए, तो 0.96 न्यूटन मीटर दिया हुआ है, तो हम लोगों को आ गया 0.96। तो कर लो, यहाँ पे करना ये है कि 10 पे पावर -2 है, इसको बट्टे में भगा में ले आते हैं, ये इसको लिखा जाएगा 96/10 पे पावर 2, माइनस था नीचे लिखे तो प्लस में आ गया 10 पे पावर 2। अब जब 10 पे पावर 2 हुआ तो इसका मतलब हुआ 96/100, 100 से 96 में भाग लगाइएगा तो 0.96, और टॉर्क होता है न्यूटन मीटर, तो यहाँ पे आंसर हो गया न्यूटन मीटर। ठीक है, ये हुआ हमारा आंसर, नोट कीजिए। कलम नहीं लेना, हो गया। चलिए अब 4.10 में चलते हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। देखो तुम लोग जो है ना खुद से ट्राई करो, ठीक है, अपने पास किताब रखो, किताब के जैसे हम बना रहे, ठीक है, इसको लिख लो, किताब खोलो, किताब को देखो, जब क्लास खत्म हो जाए तो बनाने का प्रैक्टिस करो खुद से। ठीक है,
खुद से बनाने का प्रैक्टिस करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे हम बना दिए, तुम लोग छाप लिए, ऐसे में फिर समझ में नहीं आएगा। इसीलिए खुद से ट्राई करो। मेरे बनाने के बावजूद तुम लोग किताब खोलो, देखो तुमसे बनता है या नहीं। फॉर्मूला याद नहीं तो फॉर्मूला याद करो, देखो कि किस तरह से फॉर्मूला याद होता है, किस तरह से फॉर्मूला हम लोग सेट करते हैं, कैसे फॉर्मूला पर किस क्वेश्चन में क्या लिखा रहता है तो क्या करते हैं, कैसे सेट करते हैं, किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये सब खुद से प्रैक्टिस करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4.1010। ठीक है, 10 नंबर का कहता है टू मूविंग कोयल मीटर्स। हम लोग पढ़े थे मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, यहाँ लिखा है मूविंग कोयल मीटर। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग गैल्वेनोमीटर को जी लिखते थे, G1 G2 ऐसे लिखते थे गैल्वेनोमीटर को। यहाँ पे मूविंग इसमें जो है यहाँ पे लिखा है मूविंग कोयल मीटर, तो यहाँ पे M1 और M2 लिखा है, यानी कि 2 गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, जिसका ये नाम रखा है M1 और M2। ठीक है, 2 गैल्वेनोमीटर है जिसका नाम है M1 और दूसरे का नाम है M2। ठीक है, 2 गैल्वेनोमीटर है, दोनों गैल्वेनोमीटर का नाम रखा गया है, एक का नाम है M1, दूसरे का नाम है M2। अब पहला गैल्वेनोमीटर में देखिए इसमें क्या क्या दिया है। तो पहला गैल्वेनोमीटर का जो रेसिस्टेंस उसको ये R1 लिखता है, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल का, कुंडली का, वो इसमें दिया गया है। उसके बाद इसमें इसकी एरिया दी गई है कॉइल की, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है उसके अंदर में वो दिया गया है। दूसरा जो कॉइल है इसमें भी इसका रेडियस दिया गया है, सॉरी रेसिस्टेंस दिया गया है, और नंबर ऑफ टर्न्स दिया गया है, एरिया दिया गया है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है इसके अंदर वो दिया गया है। तो इसमें आपको रेसिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम, और नंबर ऑफ टर्न्स दिया है 30, एरिया दिया है 3.6 गुना 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड दिया है 0.25 टेस्ला। दूसरा वाला गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस दिया गया है तार का 14 ओम, और उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स दिया है 42 फेरा है। ठीक है, उसके बाद एरिया दिया गया है 1.8 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड है 0.50 टेस्ला। ठीक है, ठीक है, देखिए हमको 2 गैल्वेनोमीटर दिया गया है, 2 गैल्वेनोमीटर है, जिसमें पहला गैल्वेनोमीटर का नाम है M1 और दूसरे का नाम है M2। ठीक है, अब दोनों गैल्वेनोमीटर में हम लोग देखिए, याद करो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर का जब हम कंस्ट्रक्शन किए थे तो उसमें एक स्प्रिंग लगाए थे, उसमें एक कॉइल था, और उस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखे थे, और जो कॉइल था उसका एरिया वेक्टर था, याद करो। तो देखो यहाँ सब कुछ दिया हुआ है। जो तार हम लोग कॉइल बनाए हैं, जिस तार का भी कॉइल बनाया है उस तार का रेसिस्टेंस है ये प्रतिरोध। ठीक है, कितना फेरा लपेटा गया है तार, तो 30 फेरा दिया है। ठीक है, उसका एरिया कितना है, यानी कितना एरिया पे आप लपेटे हैं, तो एरिया इतना है। और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड कितना है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में उस तार को रखे हैं, उस कॉइल को रखे हैं, वो फील्ड का तीव्रता कितना है, उसका तीव्रता है 0.25 टेस्ला। वैसे ही दूसरा जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, उसमें जो तार है 14 ओम का रेसिस्टेंस है, नंबर ऑफ टर्न्स 42 है, इसमें नंबर ऑफ टर्न 30 है, तो कम पावर वाला गैल्वेनोमीटर है, ये ज़्यादा पावर वाला है क्योंकि इसमें सब कुछ ज़्यादा है। देख लीजिए 42 फेरा है। अब पावर ज़्यादा है या नहीं ये तो छोड़ दो, लेकिन टर्न्स देखो, इसमें 30 गो है, इसमें 42 गो, इसमें 10 ओम रेसिस्टेंस, इसको 14 ओम है, तो पावर लगभग लगता है बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 42 टर्न्स है इसमें, यानी ज़्यादा टर्न्स हुए इसके, यानी इसमें तार ज़्यादा लपेटा गया है। उसके बाद एरिया जो है ना, इसमें एरिया भी ज़्यादा दिया गया है, उससे तो ज़्यादा है कि कम है, नहीं कम, एरिया कम है, देख लो एरिया कम, इसका 1.8 इंटू 10⁻³ है, इसको जो है ना 18 दूना 36 दुगुना एरिया है, 3.6 है उसका, और ये 0 पॉइंट, यानी मैग्नेटिक फील्ड इसमें ज़्यादा है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड कम है, यानी कि दुगुना आधा करके रिलेशन दिया। देखो ये 0.50 है, इसका मैग्नेटिक फील्ड 0.25। तो छोड़ो इस सब बात को, अब क्या सब क्वेश्चन में दिया, सब कुछ कंप्लीट है। अब हम लोग याद को ताज़ा करेंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का फॉर्मूला सब लिखेंगे। देखो
मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर जब खत्म हो गया था तो लास्ट में पढ़ाए थे सेंसिटिविटी, यानी कि सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में दो तरह की सेंसिटिविटी होती है, एक करंट सेंसिटिविटी और एक वोल्टेज सेंसिटिविटी, और दोनों का फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेशंस में किए थे। तो यहाँ पे आपको वही कारा निकालने के लिए यहाँ पे कहता है कि करंट सेंसिटिविटी यानी कि इन दोनों मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो करंट सेंसिटिविटी है उसको उस माने M2/M1 रेशियो निकालिए करंट सेंसिटिविटी का, और फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी का M2/M1 का रेशियो निकालिए। चलिए करके दिखाते हैं। ठीक है, पहले यही कहता है करंट सेंसिटिविटी। देखिए करंट सेंसिटिविटी का सूत्र था करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू हम लोग निकाले थे NBA/C, और वोल्टेज सेंसिटिविटी था हम लोगों का इसमें रेडियस था NBA/C आर आ गया था, सिर्फ NBA/C इंटू आर। ठीक है, देखो करंट सेंसिटिविटी जो होता है ना गैल्वेनोमीटर का, जो करंट सेंसिटिविटी है उसका फॉर्मूला ये था NBA/C। सी क्या है? ओरिजिनल कांस्टेंट था, ठीक है सी। और ये क्या होता है, ये कांस्टेंट क्या होता है, ये सब डिस्कशन हम लोग थ्योरी का क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, तो एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ए हो गया एरिया, सी हो गया कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना होगा? सी का वैल्यू दिया है इसमें, खैर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, रहने दो। बाद में जब हम लोग रेशियो निकालेंगे ना M2/M1 का करंट सेंसिटिविटी का, तो वो तो खत्म ही हो जाएंगे, कांस्टेंट है। चलिए इस फॉर्मूला को बक्सा में बंद कर लेते हैं। देखिए करंट सेंसिटिविटी ऑफ M1 हम लिखे हैं C माने करंट, S माने सेंसिटिविटी ऑफ M1, यानी कि पहला गैल्वेनोमीटर का जो धारा सुग्राहिता है यानी करंट का सेंसिटिविटी है वो, तो M1 इज इक्वल टू लिखेंगे। देखिए सूत्र क्या है, करंट सेंसिटिविटी निकाल रहे हैं, N नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? 30। उसके बाद B मैग्नेटिक फील्ड 0.25। उसके बाद एरिया कितना है? तो एरिया है 3.6 गुना 10⁻³ अब बटे सी रहने दीजिए। ठीक है, ये हो गया करंट सेंसिटिविटी ऑफ M1। अब करंट सेंसिटिविटी ऑफ M2 कर लेते हैं। करंट सेंसिटिविटी ऑफ M2, तो M2 का देखिए करंट फॉर्मूला तो वही रहेगा, N का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 42, ठीक है, और B का वैल्यू इसका होगा 0.50, 0.50 एरिया हो गया 1.8 इंटू 10⁻³ बट्टा सी के जगह पे सी ही यूज कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में अब करंट सेंसिटिविटी ऑफ M2 और करंट सेंसिटिविटी ऑफ M1 दोनों का रेशियो निकालिए। रेशियो निकालिएगा किसका? CS ऑफ M2 बटा M1, शायद M1/M2 ही कहता, देख लेते एक बार और। हाँ ठीक है। देखिए दूसरा वाला कॉइल का दूसरा वाला जो मूविंग कॉइल है उसका करंट सेंसिटिविटी और पहला वाला जो मूविंग कॉइल है उसका करंट सेंसिटिविटी, दोनों का रेशियो निकालिए, मैंने उल्टा पुल्टा करके भाग लगा दीजिए, यानी इतना में इतना से भाग लगाना है, तो ये हो जाएगा देखिए 42 गुना 0.50 गुना 1.8 गुना 10⁻³ ठीक है, और बट्टा हो गया सी, फिर बड़का बट्टा, ये हुआ हमारा M2 का मान। ठीक है, वैल्यू हो गया 30 गुना 0.25 गुना 3.6 गुना 10⁻³ और बट्टा हो गया सी। इस सी से ये सी कट जाएगा, ठीक है, तो जब ये सी से सी कट जाएगा तो ये बचेगा क्या? तो ऊपर में बचेगा इसको 42
गुना 0.50 गुना 1.8 गुना 10 पे पावर -3 बटा बचेगा 30 गुना 0.25 गुना 10 पे पावर -3। तो देखो 10 पे पावर -3 10 पे पावर -3 कट गया, ठीक है। 18 दूनी 36 कट गया, 25 दूनी 50 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, बचा 42/30 और तो कुछ बचा भी लिख सकते हैं 42/30 यानी कि M2/M1 बराबर निकला 42/30। काटो काटो काटो, 14 तिया 42 और 10 तिया 30, फिर काटो 2 के टेबल से 7 दूनी 14 5 दूनी 10 यानी कि M2/M1 आ गया हमको 7/5। आंसर है क्या? भाग लगाओ, 14 पंचे 70, इसमें यानी कि 7 में 5 से भाग लगा दो M2/M1 भाग लगाएंगे तो पहले एक बार में लगेगा, एक बार में लगेगा 2 बचेगा तो 1.4 होगा, यानी 7 में जब 5 से भाग लगाएंगे ना तो 1.4 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमको निकालना था, पहला वाला के लिए आंसर ये हो गया खत्म। अब दूसरा एक ये करंट सेंसिटिविटी वाला का रेशियो ले लिए, अब वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालेंगे, ठीक है। यहाँ तक नोट करो, नोट करो। हो गया, चलिए वोल्टेज सेंसिटिविटी देख लेते हैं। अब ये एक नंबर का आंसर हुआ। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी का बात करते हैं। ये जो फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं ना यहाँ बक्सा में करके, ये कैसे आया था ये सब करके दिखा दिए हैं, ठीक है। जो नहीं देखे हैं वो लेक्चर में रिकॉर्ड है, ठीक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसमें देख लेना, उसमें सबसे लास्ट में वीडियो को घटा करके लास्ट में ले जाना, सेंसिटिविटी कैसे निकाले थे ये फॉर्मूला देख लेना, ठीक है। चलिए, यानी हम लोग वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M1, पहला गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज सेंसिटिविटी यानी शॉर्ट में हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। VS वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M1। तो M1 का वोल्टेज सेंसिटिविटी देखिए यूज करेंगे ये फॉर्मूला NBA/CR। एन कितना है, एन का मान कितना है 30 है, बी का मान कितना है तो 0.25, एरिया का मान कितना है तो 3.6 गुना 10 पे पावर -3, और सी गुना आर, आर कितना है तो आर का वैल्यू R1 वाला लेंगे, M1 है ना तो 10 ले लिए। फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 उसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन कितना हो गया तो एन हो गया हमारा 42, और बी हो गया हमारा कितना तो 0.50, और एन बी ए एरिया हो गया 1.8 इंटू 10⁻³ अपॉन सी का वैल्यू सी रहने दो, और आर की जगह पे 14 ओम लेना है, ठीक है। देखो न्यूमेरिकल बनाने वक्त जो है ना मात्रक नहीं लिखा जाता, यूनिट नहीं लगाया जाता लास्ट में, जैसे यहाँ पे लिखे हैं ना आर बराबर 14 ओम, तो जब आर का वैल्यू पुट करेंगे ना न्यूमेरिकल बनाने में तो 14 ओम नहीं सिर्फ 14 लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे M2/M1 करते हैं, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M1 करते हैं, यानी इसमें इससे भाग लगाना है, तो ये हो जाएगा 42 गुना 0.50 गुना 1.8 गुना 10 पे पावर -3 बटे सी गुना 14, ठीक है, बटे हो जाएगा इतना 30 गुना 0.25 गुना 3.6 गुना 10 पे पावर -3 बटा सी गुना 10, तो ये सी से ये सी कट जाएगा, ठीक है। अब जब ये पलटेगा ना तो पलटेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा,
पलटेगा तो ऊपर ये 42 हो गया। 42 गुना 0.50 गुना 1.8 गुना 10 पे पावर -3 हुआ। नीचे हो गया 14। गुना में करेंगे इसको तो 10 ऊपर चले जाएगा, नीचे आ जाएगा ये सब 30 गुना 0.25 गुना 3.6 गुना 10 पे पावर -3। ठीक है, कट्टम कुट्टी करो। कैसे करेंगे सर जी? यहाँ से देखो काटना शुरू करो। कैसे काटेंगे? नहीं काटेंगे, गलती क्या किया। ये देखो ये 2 बार में कट जाएगा इससे। ठीक है, फिर 18 से 36 2 बार में कट जाएगा। हालांकि पॉइंट है तो पॉइंट 1.8 3.6 था, तो इसीलिए 18 दूना 36 कट गया 2 बार में। अब इसके 2 से इस 2 को मारो, मर गया। बचा क्या? इसको मारो, इससे मर गया। झाड़ू से मारो, लाठी से मारो, जिससे मारना मारो, मार के भगा दी सबको। ये हो गया 42/14। आहा, कितना बढ़िया। 14 तिया 42 कट गया, 10 तिया 3 कट गया। ठीक है, इसके 3 से इसका 3 कट गया, कुछ नहीं बचा। अब क्या लेगी? कुछ नहीं, छाप की जाएंगे और क्या। m2/m1 = कितना आ गया? 1। पहले आंसर तो देख लीजिए सर जी, कहीं गलती बनाए होंगे तब। सही बनाए हैं, कुछ नहीं बचा, एक बचा। ठीक है, यानी वोल्टेज देखो, वोल्टेज सेंसिटिविटी का जो रेशियो 1:1 हो गया और करंट सेंसिटिविटी का 1.4 हो गया। ठीक है, बस यही आंसर हो गया। ले जाओ इसको घर, खिलाना पिलाना एक से ज्यादा हो जाएगा। छाप ली? आई मीन नोट कर ली? डालें? ये तो तुम लोग कब का लिख चुकी होगी, इसको तो भगा ही देना चाहिए, बोर्ड गंदा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 4.10 हो गया, 4.10 हो गया। अब 4.11 का बात करते हैं, 11 का बात करते हैं। चलो 4.11, क्वेश्चन नंबर 4.11। इसमें देखिए कहता है इन ए चैम्बर, मतलब एक चैम्बर है। ठीक है, किसी चीज का बना होगा चैम्बर, वो अंदर से खाली है पूरा। कहता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड है कितना? 6.5 गाउस। ठीक है, यानी कि एक चैम्बर के अंदर बी का वैल्यू दिया गया है कितना? तो 6.5 जी। जी माना होता है गाउस। ठीक है, गाउस, गाउस है। ठीक है, यानी कि 6.5 गाउस दिया गया है। ये जो है ना, गाउस क्या होता है? देखो, चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक गाउस होता है और एसआई मात्रक टेस्ला होता है, याद रखना। ठीक है, तो गाउस है। अब उसके बाद हमको 4.11 में करते हैं। कहता है कि इज मेंटेन्ड, मतलब एक चैम्बर के अंदर में जो है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड कितना है? तो 6.5 गाउस का मैग्नेटिक फील्ड एक चैम्बर के अंदर में है। उसके बाद कहता है एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड विद द स्पीड ऑफ इतना। एक इलेक्ट्रॉन को उस मैग्नेटिक फील्ड में फेंका जाता है। ठीक है, कैसे फेंका जाता है? तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर दिया है सर, नॉर्मल दिया है। ठीक है, तो स्पीड इतना नॉर्मल टू द फील्ड, यानी कि फील्ड के परपेंडिकुलर जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन को उसमें फेंक देते हैं। तो चलिए हम बना के दिखाते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, कितना था? 6.5 गाउस। ठीक है, इस गाउस को ना पहले टेस्ला में बदल लेते हैं। ठीक है, तो ये मतलब गाउस और टेस्ला का रिलेशन लिख लेते हैं, कितना होता है? एक गाउस बराबर होता है, देखिए, चूंकि एक गाउस बराबर होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। ये रिलेशन याद रखना, इससे गाउस को टेस्ला में, टेस्ला को गाउस में बदल सकते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी आता है कि एक गाउस कितना टेस्ला के बराबर होता है? तो 10⁻⁻4 टेस्ला के बराबर। तो देखिए एक गाउस जब इतना होता है, इतना गाउस कितना हो जाएगा? तो इतना गाउस हो जाएगा, यानी जब एक गाउस होता है 10⁻⁻4, तो इसीलिए 6.5 गाउस कितना हो जाएगा? तो 6.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। पल्ला नहीं पड़ा होगा शायद, कि पल्ला पढ़ा? अरे जब 1 किलो, मान लो 1 किलो चीनी का दाम 2 रुपया है, तो 2 किलो चीनी का दाम कितना? 2 दूनी 4। वैसे ही 1 किलो चीनी 10⁻⁻4 रुपया में मिलता है, तो 6.5 किलो चीनी कितना मिलेगा? 6.5 गुना 10⁻⁻4। अभी भी समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं। ठीक है, तो बी कितना हो जाएगा? तो बी हो जाएगा 10⁻⁻4, सॉरी, आगे से इसको लिखना है।
6.5 गुना 10 पे पावर -4, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में जो है ना एक चार्ज पार्टिकल को छोड़ते हैं, ठीक है। चार्ज पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिए इसे, एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है जो जा रहा है परपेंडिकुलर नॉर्मल टू दी मैग्नेटिक फील्ड, और इसका इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी दिया गया, किस वेग से जा रहा है ये। तो v बराबर इसमें दिल है आपको 4.8 गुना 10 पे पावर -6, 4.8 गुना 10 पे पावर -6, माइनस नहीं सॉरी +6 है। हम भी सोच रहे हैं कि माइनस कैसे हो गया, +6 है, ठीक है। इतना मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कहते हैं एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ए सर्कल, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास तो पते है। देखिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, me 9.1 गुना 10 पे पावर -31 kg, ठीक है। इस क्वेश्चन में देल है। याद करो, क्या याद करेगी? जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते थे या उसको छोड़ देते थे चलने के लिए भी वेग से, तो वो चार्ज पार्टिकल कैसा करता था? गोल गोल घूमता था, गोल गोल, हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ याद करो। तो वो जो गोल गोल घूमता था, तो जब वो गोल गोल घुमा था तो उसका रेडियस कितना होता था और वो कितना डिस्टेंस चलता था, ये सब हम लोग निकालते थे। पिच क्या थी उसकी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर गोल गोल घूमेगा तो गोल गोल घूमेगा क्यों? क्यों घूमेगा गोल गोल? तो इसका रीजन जो है ना, ये गोल गोल घूमता क्यों है, इसके रीजन के लिए आप लोग थ्योरम जो पढ़ाए थे हेलिकल पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, उसको देख लेना क्यों घूमता है। और जब घूम रहा है तो उसका रेडियस क्या होता था, हम लोग उसका रेडियस निकालते हैं सिर्फ, ठीक है। और रेडियस का भी फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट किए हुए थे। इसमें जब चार्ज पार्टिकल आएगा ना तो इसे गोल गोल घूमेगा, तो गोल गोल घूमेगा तो रेडियस हम लोग निकाले थे कितना रेडियस निकाले थे, छोटका आर था m v/m v निकाले थे हम लोग b, यानी mv/qb, ये फॉर्मूला निकाले थे, ठीक है। देखिए जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर छोड़ते थे तो वो चार्ज पार्टिकल जो है ना हेलिकल पाथ में चलने लगता था। और हेलिकल पाथ में जब चलता था यानी सर्कुलर मतलब सर्कल बना बना के, तो सर्कल का रेडियस क्या होता था, तो r बराबर mv/qb, ऐसा हम लोग फॉर्मूला कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। तो हमको रेडियस पूछ रहा है। देखिए हम रीजन ये नहीं बोल रहे कि ये घूमेगा क्यों। घूमने के लिए जो है ना इसके मतलब इसमें थेसिस में जाना होगा तो रीजन उसमें देख लेना है, और रेडियस होगा कितना, घूमेगा तो जरूर है। जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर भेजेंगे तो उस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगेगा, क्यू भी साइन थीटा फोर्स लगता है। फोर्स लगने की वजह से वो गोल गोल घूमेगा, ठीक है। तो गोल गोल जब घूमेगा तो उसका रेडियस क्या होगा, तो रेडियस का फॉर्मूला निकाले थे हम लोग r = mv/qb। तो यहाँ पे लगाइए r हो जाएगा mv। मास कितना है, तो मास है 9.1 गुना 10 पे पावर -31, 9.1 गुना 10 पे पावर -31। भी कितना है, कितना वेग से जा रहा है, तो 4.8 10 पे पावर 6 अब बटे क्यू भी। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में हम लोग क्यू निकाले थे, लेकिन क्यू की जगह पे यहाँ पे चार्ज कौन सा दिया है, तो इलेक्ट्रॉन दिया है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे ले आपको, क्यू की जगह पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखेंगे हम लोग, ये कितना रखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19। और मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू यहाँ पे टेस्ला में निकाल चुके हैं हम लोग 6.5 गुना 10 पे पावर -4। आप कुछ नहीं करना है, हाथ गोर समेट के बैठ लेना है, जो भी करना है सर जी को करना है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। थोड़ा सा मैथ टाइप का है ना तो इसीलिए। तो यहाँ पे करो, काटो इसको, 16×3 = 48 कट गया। और कुछ कटेगा? हाँ सर जी कटेगा। कैसे कटेगा, कट जाएगा ना, आप दिमाग लगाइए, कट जाएगा। ये 9.1 है, ठीक है। ऐसा करो ना, इसका पॉइंट हटा लो, ठीक है। ऊपर में बचा 91, नीचा में बचा, नीचे वाला को लिख लो 65, ठीक है, गुना 10 पे पावर -31, 10 पे पावर -31 और 10 पे पावर +6 है, तो +6 ही सिर्फ लिख दो इसमें,
उसके बाद ये जो -19 नीचे है ना, ऊपर करेंगे तो +19 होगा, तो इसको भी +19 यहीं पे लगा दो। 10 पे पावर जो -4 है ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर +4 हो गया। एक ही बार में सब काम खत्म, लटका दिए पुचरी पतंग का। R हो गया 91/65 गुना 10 पे पावर, आप कैसे करेंगे, करो। 19×4 = 23, 23×6 = 29, और -31 +29 तो हो जाएगा 10 पे पावर -2। अब क्या करेंगे, अब 65 से 91 में भाग लगाना है, हमको नहीं आता भाग। काटो ना, कटे कितना बोले। हम सीधा इसका आंसर लिख लेते हैं, ठीक है, किताब से देख करके। अब तुम लोग पूरा लेना, पुराने में तो एक्सपर्ट हो तुम लोग। 4.2 इंटू 10⁻²। ठीक है, इतना ही आंसर है। ऐसे देखो, इसमें भाग लगाएगी ना 91 में 65 से, तो उतना आ जाएगा 4.2। आएगा कि नहीं, कहाँ गड़बड़ कर दिए हम, क्या बताएं, तुम लोगों के चक्कर में गलती हो गई। अच्छा, हम लोग कहीं गलती किए होंगे, देख लेते हैं, कोई बात नहीं, नहीं आया तो टेंशन नहीं लेने को, फिर से वैल्यू रखते हैं, देखते हैं आता है या नहीं। किताब में सब वैल्यू ठीक ठाक दे रहे हैं ना। हमें तो हो गया। अरे सब कुछ तो ठीक रख लेते, तो एक बार और रख लेते हैं, रखने में क्या जाता है, जितना बार गलती होगा कोई बात नहीं। R हो गया 9.1 गुना 10 पे पावर -31। भी का वैल्यू डेल है इसमें 4.8 गुना 10 पे पावर 6 बटा क्यू का मान हो जाएगा, क्यू का मान वही 1.6 से ना दिल है। अच्छा एक मिनट, क्यू का भी मान दे ले क्या, चार्ज का मान। क्यू का मान होगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और बी का वैल्यू 6.5। ठीक है, तो इसको करते हैं, तो इसका दशमलव बटेगा तो 16×3 = 48, 3 बार में कटा है, ठीक है। अरे इसको 3 से जो काटे थे तो तभी 3 छूट गया था ना गुना करने के लिए, 91 दिया ना होता। तो ये 3 तो छूट गया था तभी, इसीलिए ऐसा हो रहा, तो 9.1, इसका पॉइंट हटा दो, इसका भी पॉइंट हटा दो, तो 91×3 ना ऊपर में होगा। 91×3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 9 तिया 27, अब बटे हो गया 65। ठीक है, गुना वही करेंगे 10 पे पावर -31 +19 +4 और +6, तो ये बचा R बराबर 273/65 गुना 10 पे पावर -2 कितना मीटर, यानी कि हो जाएगा R 4.2 इंटू 10⁻² मीटर। अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे ना तो ये जो देखो, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 पे पावर -2 से गुना करते हैं। जब इसका उल्टा काम करेंगे तो 10 पे पावर 2 से भाग लगाएंगे, तो 10 पे पावर 2 से जब भाग लगेगा ना इसमें, तो ये हो जाएगा R बराबर सिर्फ 4.2 सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। तो आंसर आपको जिसमें दिया है देख लीजिएगा, मीटर में होगा तो इतना, और सेंटीमीटर में होगा तो इतना। इसको नोट कर लीजिए, नोट हो गया, बचा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4.12 है। देखो 4.12 में क्या कहता है, हम हिंट्स कर देते हैं। इसमें 12वां क्वेश्चन में कह रहा है आपको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कह रहा है। वो जो गोल गोल घूमता है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी, मैंने 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाता है वो। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है F =
क्यू बी बटा 2 पाई एम। हम फॉर्मूला लिख देते हैं 4.12 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4.12 फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो इसका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा क्यू बी बटा 2 पाई एम, 2 पाई एम। ये लगा लीजिएगा, आपको फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। ठीक है, और ये भी पूछ रहा है कि उसका जो फ्रीक्वेंसी है बताइए चार्ज पार्टिकल के स्पीड पे डिपेंड करता है। ये भी पूछता है कि चार्ज पार्टिकल के स्पीड पर डिपेंड कर रहा है उसका जो जो इलेक्ट्रॉन उसमें घूम रहा था, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या, 1 सेकंड में जो कितना चक्कर लगा सकता है वही हो गया उसका फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए 1 सेकंड में 10 चक्कर लगाया, तो इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 10 हर्ट्ज। तो ये पूछ रहा है कि बताइए कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसमें, जो चार्ज पार्टिकल घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, उसकी उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो स्पीड पे डिपेंड करता है। तो इस फॉर्मूला में देखो, तो इस फॉर्मूला में कहीं भी नहीं लिखल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल डज नॉट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। मतलब ये हुआ कि जो चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में गोल गोल घूमता है उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा उसके स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इस फॉर्मूला में कहीं भी स्पीड नहीं आया है। तो जब स्पीड सूत्र में आया ही नहीं है, मैंने फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला में जब स्पीड है ही नहीं, तो फिर स्पीड पे कैसे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी नहीं करेगा। तो ये लास्ट में लिख देना है कि क्या लिखना है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल डज नॉट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, आज इतना ही। ठीक है, थोड़ा सा 4.13 के लिए भी हिंट्स कर देते हैं। देखो 4.13 के लिए इसमें देखो कहता है क्या, एक सर्कुलर क्वाइल है जिसमें 30 गो टर्न है, यानी एन का वैल्यू दे ले है इसमें, और उसका रेडियस है रेडियस है ना, हाँ 8 सेंटीमीटर, यानी आर का वैल्यू दे ले। देखिए क्या क्या दिया हुआ है इसमें, एन का वैल्यू दिया गया है 30 टर्न्स। ठीक है, उसके बाद रेडियस दिया गया है 8 सेंटीमीटर। इसमें करंट कितना चल रहा है, 6 एम्पियर का। और उसके बाद कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे ले इसमें 1 टेस्ला, यानी 1.0 है। थीटा का वैल्यू दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है, और इसमें पूछ रहा है कि ए नंबर में कि टॉर्क कितना लगेगा उस पर। तो टाउ का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। देखिए यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, एन का वैल्यू दे ले है 30, आई का है NIB और थीटा दे ले, लेकिन ए नहीं दिया हुआ है। तो देखिए सर्कुलर कॉइल है, वृत्त दिया गया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 8 दे ले है, लेकिन सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदल लेना है। ठीक है, इसको मीटर में बदलना है, फिर पाई आर स्क्वायर कर लेना है, तो आपको एरिया निकल जाएगा। और एरिया निकलेगा तो एरिया की जगह पर रख दीजिएगा, पूरा कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर हमको अगले फिर न्यूमेरिकल के दिन सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, आज इतना ही, इसको लिख लो। हाँ हो गया, एक मिनट। क्या बोल रही है, बी, कहाँ पे बी है, और इसमें दो का क्वेश्चन था, तो हम तो देखे ही नहीं, हम तो एक ही को देखे। अच्छा देख लेते हैं। कितना 4.13 है ना, तो 4.13 बी नंबर में क्या कहता है, कहता है इसमें ये पूछ रहा है कि वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल रिप्लेस्ड बाय द प्लानर कॉइल ऑफ सम इरेगुलर शेप एट इनक्लोज द सम एरिया। अरे ये पूछ रहा है क्या, कि कहता है क्या, देखो अगर हम कॉइल का जो है ना शेप को बदल दें, शेप मतलब अभी सर्कुलर दिया है ना, अगर स्क्वायर हो जाएगा तो क्या ये आंसर आपका चेंज हो जाएगा। मतलब ये कह रहा है कि अभी जो टॉर्क लग रहा है, अभी का जो कॉइल है वो सर्कुलर है। ठीक है, अगर इस सर्कल को अगर हम मान लीजिए इस तरह का शेप में बना देंगे, तो क्या इस पे ज्यादा टॉर्क लगने लगेगा, लगेगा ज्यादा टॉर्क, करके देख लेना, बना के देख लेना। अगर कॉइल ऐसा होगा तो ऐसा जब होगा तो देखो
इसमें आपको रेडियस दिया गया है, तो रेडियस दिया गया है ना, तो देखो ये रेडियस दिया गया है ना इसका, तो करना क्या है, टोटल तार कितना लंबा है, तो क्या करना होगा, इसका परिधि निकाल लो, यही परिधि को मोड़ लो ऐसे, तो 4 भाग इसका बनेगा, तो इसका एरिया कितना निकलेगा, नहीं समझी। 10 क्लास में याद करो शायद, वो बेलन वाला क्या कहते हैं, पृष्ठीय आयतन और क्षेत्रफल करके कुछ था, एक चैप्टर है मैथ में, ठीक है, उसमें कहता है क्या, एक 12 सेंटीमीटर लंबे ताल को पिघला करके एक इस वर्ग के रूप में ढाला जाता है, तो बताइए यदि तार इतना है 12 सेंटीमीटर का है, तो वर्ग की भुजा क्या होगी, ऐसा पढ़ी होगी तुम लोग। तो मान लो ये जैसे सर्कल है ना, वृत्त है, अब इस वृत्त का पूरा ये तार कितना लंबा है, तो वो क्या करेंगे, 2 पाई r वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का वैल्यू दे ले है 8, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, जितना आएगा तो तार उतना लंबा हो गया। अब इस तार को ऐसे बना रहे हैं, तो जितना भी आंसर आएगा उसको 4 से भाग लगा देंगे, 4 से भाग लगाएंगे तो इसका एक भाग का मतलब साइड आएगा, ठीक है, तो एक साइड आ गया, तो ये मान लीजिए आप चारों साइड बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी एरिया हो जाएगा, तब वर्ग का क्षेत्रफल। पहले जो हम टॉर्क निकालेंगे इसके हिसाब से निकालेंगे, इसका एरिया निकाल के, बाद में इसका एरिया निकाल के एरिया बैठा देंगे, तो देखेंगे आंसर चेंज होता है कि नहीं, तो होगा तो लिख देना, होता है, नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसे आंसर चेंज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन निकाल के देख लेना तो आत्मा में संतुष्टि हो जाएगा। और कोई दिक्कत, अगर आज नहीं बनेगा ना, दूसरे दिन फिर न्यूमेरिकल के टाइम में हमसे पूछ लेना, ठीक है। आप 5 मिनट में इंग्लिश में आ रहे हैं, ठीक है।